उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जैसे मौसम है वैसे ही आप लोग भी ठंडे ठंडे कूल कूल माइंड होंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक भी हमारे वीडियो को किया करिए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट की ही हमें बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो हम कल जो खान सर की बुक का जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे बीएसएससी का, उसमें हमारा थोड़ा सा ना, सॉरी गाइस, उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो छूट गए थे। तो आज हम उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड सपोर्ट करिए आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें दिया गया है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो गोल्डन सिटी के रूप में जो है वो जैसलमेर राज्य जो है वही प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य में स्थित है ये जैसलमेर को गोल्डन सिटी नाम से जाना जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो गाइस इसमें जो है वो सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान राज्य में हुई थी, और यह 2 अक्टूबर 1956 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा राजस्थान के नागौर ज़िले के बांधवी गांव में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। इसमें पूछा गया है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर की। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। तो हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की माँ थी। हमीदा बानो मुग़ल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 2002 ईस्वी में किया गया था। तो गाइज जो प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक है मतलब ईपीआई जिसे हम कहते हैं वो 2002 में प्रकाशित किया गया था। ईपीआई राज्य की जो नीतियाँ के पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने का एक तरीका है। इसके द्वारा मतलब ईपीआई के द्वारा हम पर्यावरण की प्रदर्शन को मापते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस इसकी जो उत्तर होगा वो 1993 में हुई थी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। सॉरी गाइस, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो इसका जो मुख्यालय था वो नई दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे, और अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में होता है, जो भी पहले हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये बिहार में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार के जो गया ज़िले में बोधगया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सिद्धार्थिया ने यहाँ 6 वर्षों तक कठिन तप किया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी वाला हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 वाला। फिर देखते हैं राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, मतलब कौन सी ईस्वी में की गई थी। तो यह राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चित्तरंजन उनके अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा नुगुल ट्रम है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूटान की मुद्रा नुगुल ट्रम और भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, और ये दोनों लगभग मूल्य में समान हैं।
अगला क्वेश्चन है, गाल देश का नया नाम है। जो गाल देश है उसका नया नाम फ्रांस है। प्राचीन काल में आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी तथा उत्तरी इटली के कुछ हिस्सों का नाम गाल था। यह एक शक्तिशाली प्राचीन देश था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया था। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 17। इसमें टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सन 2015 में जो एजेंडा 2030 है उसमें सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और भारत सहित 193 जो देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्व बैठक में उसे स्वीकार कर लिया था, इसे मान लिया था मतलब, और 2016 में यह लागू कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में वर्ष 2015 से 16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा आलू चीन में उत्पादित होता है और चीन के बाद आलू उत्पादन में भारत का नाम आता है। दूसरा स्थान पर भारत सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू होते हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिम बंगाल हुआ और बिहार में, इन सब में आलू का उत्पादन अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराष्ट्र, बी दिया है बिहार, सी दिया है पश्चिम बंगाल और डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसमें पूछा गया है कि सन 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला। इसमें जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं इसमें लिंगानुपात सबसे अच्छा होता है, क्योंकि धार्मिक जनसंख्या जो 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो थी वो ईसाई धर्म में सबसे अच्छी मानी गई थी और दिखाई भी गई थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस था वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना अंग्रेज सरकार ने भारत को शामिल करने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। इसी बात से खुश होकर जिन्ना के जो लोग होते हैं वो जिन्ना ने मुसलमानों से 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1939। तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 27 वाला। किस देश ने डेविस कप 2017 जीता था? तो दोस्तों ये फ्रांस देश है जिसने 2017 में डेविस कप जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो इसकी सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वो हो जाएगी बी वाला। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है 152.1 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी होती है। जब पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को ऑफशोर कहते हैं और ऑफशोर की स्थिति जो होती है वो 4 जुलाई को होती है, क्योंकि 4 जुलाई के दिन पृथ्वी व सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच
न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। सबसे कम जो दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है और इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला सवाल है कि डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का